इंडिविजुअल मॉनिटरिंग जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स जो हैं वो रेडिएशन सेफ्टी के लिए है बेसिकली। और कंटेंट को इस ढंग से डिजाइन किया है कि दैट कैन बी यूज्ड फॉर द ओरिएंटेशन कोर्स आल्सो, फॉर आरएसओ एग्जाम आल्सो, and for MSc nuclear machine exam also. So it will be exhaustive basically, and each concept we will discuss in detail basically, so that the fundamental concept has to be clear for the students. Fine. So regarding the individual monitoring, पहला चीज है कि एक्सपोजर जो है, जब भी एक्सपोजर ऑफ इंडिविजुअल वर्कर्स, ठीक है, उनका ये जरूरी होते हैं कि इट शुड बी रूटीनली मॉनिटर्ड। जो लोग भी रेडिएशन वर्क हैंडल करते हैं उनका एक्सपोजर जो है वो रूटीनली मॉनिटर करना, और उसका रिकॉर्ड जो है केप्ट ऑफ देयर क्यूमुलेटिव रेडिएशन डोज। मतलब क्यूमुलेटिव रेडिएशन डोज मीन्स जोड़ते रहे। हाँ, मतलब इस साल में ये मिला, प्लस दूसरे साल में जो मिला, राइट, प्लस तीसरे साल में मिला, तो इस टाइप का डोज। तो क्यूमुलेटिव रेडिएशन डोज का मतलब आपका ईयर 1, जैसे मान लो कि उनका एक ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, आपका उसका इंडिविजुअल डोज तो होगा ही, यहाँ पे आ जाएगा ईयर वाइज डोज, और यहाँ पे आएगा क्यूमुलेटिव। राइट, क्यूमुलेटिव एक डोज। तो इसमें मान लो कि इसका बन गया आपका X1, X2, X3, राइट। तो ईयर 1 में आ जाएगा X1, और यहाँ पे ईयर 2 में X1 प्लस X2, X1 प्लस X2 प्लस X3, ऐसे करके आएगा डोज, राइट। तो ये जो होगा क्यूमुलेटिव हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर उसको डोज जो मिला इन X1 मिला बेसिकली, एट द ईयर 2 में उसको X2 मिला, लेकिन क्यूमुलेटिव डोज जो हो गया वो X1 प्लस X2। ईयर 3 में X1 है, X3 उसको डोज मिला, तो X1 प्लस X2 प्लस X3 क्यूमुलेटिव डोज है, राइट। तो ये क्यूमुलेटिव डोज का भी रिकॉर्ड जो रखा जाता है, क्या, राइट। पहला क्या करना है कि जो भी इंडिविजुअल वर्कर को जो भी एक्सपोजर मिल रहा है फाइल वर्किंग, राइट, उसको रूटीनली मॉनिटर कर रहे हैं, राइट, और उसके रिकॉर्ड को, जो भी उसको डोज मिल रहे हैं उसके रिकॉर्ड का जो क्यूमुलेटिव रेडिएशन डोज है लाइक दिस, उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ऐसा भी टाइम आता है आपके पास जब हमें रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना होता है, राइट। देयर आर ओकेजन्स, ऐसा भी टाइम आएगा कई बार कि रेट्रोस्पेक्टिवली हमें डिटरमिन करना पड़ता है कि उस वर्कर को, जो रेडिएशन वर्कर को कितना डोज मिला है, राइट। जैसे मान लो, इसीलिए डोज को रखना, क्यूमुलेटिव डोज रखना जरूरी होता है। जैसे मान लो कि सडनली किसी को कुछ हो गया, राइट, और कोर्ट में उसने डाल दिया ये बात कि भाई उसको तो जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इश्यू जो हो रहा है, राइट, वो हेल्थ इश्यू जो है अभी तक हमने एक्चुअली ना ये गड़बड़ हो गया, बीच में ना ब्रेक हो जा रहा, क्या करें इसको, री करके देख लें। तो यदि मान लो कि किसी को कोई पर्टिकुलर हेल्थ इश्यूज हो जाता है, राइट, और वो ये क्लेम करता है कि रेडिएशन जो था वो मुझे परमिसिबल से ज्यादा लगा या ज्यादा लगा, या बिकॉज ऑफ रेडिएशन
हो सकता है कि मुझे ये पर्टिकुलर हेल्थ कंडीशन हुआ या डिजीज हुआ, तो कोर्ट उस समय पे पूछ सकता है कि भाई इसका लाइफ टाइम डोज रिकॉर्ड जो है आप प्रोवाइड करो, ईयर वाइज क्यूमुलेटिव, अभी तक इसको कितना डोज मिला है, और वो आरएसओ का या कोई भी रेडिएशन एक्सपर्ट का वो साथ में ओपिनियन भी ले सकता है कि इस पर्टिकुलर डोज पे जो उसको जिस डिजीज से वो सफर कर रहा है उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, राइट, एंड बेस्ड ऑन दैट दे कैन टेक द डिसीजंस। या आप ऐसे समझ लो कि और भी कोई सिनेरियोज बन सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो डोज लिमिट जो है, राइट, वो ईयरली जो डोज लिमिट है, इफेक्टिव डोज लिमिट, वो डोज लिमिट जो है वो है आपका 20 मिलीसीवोल्ट, राइट, एवरेज ओवर 5 ईयर पीरियड्स, करेक्ट। तो यदि एवरेज ओवर 5 ईयर पीरियड्स है, तो जिस दिन से वो क्वार्टर शुरू हो रहा है, एक ईयर शुरू हो रहा है, राइट, वहां से लगातार आपको 5 साल का तो आपको डोज रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, ये जानने के लिए भी कि उसका डोज एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नंबर 1। और दूसरा चीज, यदि बीच में कोई भी चीज एक्सीड कर रहा है तो आपको एडजस्ट करना है, सो दैट कि 5 साल में 20 मिलीसीवर्ट से ज्यादा नहीं एक्सीड कर पाए, करेक्ट। उसके लिए भी आपको डोज रिकॉर्ड दोनों ही रखना पड़ेगा, या रूटीनली मॉनिटर करना पड़ेगा उसको, हाँ, रूटीनली मॉनिटर करना पड़ेगा, ईयर वाइज आपको डोज रखना पड़ेगा, करेक्ट, और उसका क्यूमुलेटिव भी रखना पड़ेगा। और हमें ये भी पता है कि जो रूटीन, ये जो मॉनिटरिंग जो है, जो इंडिविजुअल मॉनिटरिंग, इसलिए इंडिविजुअल मॉनिटरिंग क्या है, इंडिविजुअल मॉनिटरिंग जो है इज द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन डोज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल वर्कर्स। यदि मान लो कि आपसे ये कोई पूछता है एग्जाम में कि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग का डेफिनेशन क्या है, तो इंडिविजुअल मॉनिटरिंग इज द मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन डोज रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल वर्कर्स। मतलब हर वर्कर का डोज मॉनिटर करना, और हर एक रेडिएशन वर्कर ने कितना डोज रिसीव किया है उसको मॉनिटर करना, मतलब उसको मेजर करना है, एंड उसके रिकॉर्ड को भी रखना है, ईयर वाइज भी रखना है और क्यूमुलेटिव भी रखना है। सर, जैसे अभी एवरी 3rd मंथ में हमारा डोज का रीडिंग होता है, तो ये इसका एडिशन कैसे होता है? इसका एडिशन तो ईयर वाइज जुड़ते जाता है, ईयर वाइज जुड़ता है, मतलब जैसे मान लो कि एक क्वार्टर का आएगा, हाँ, राइट, फिर दूसरा आएगा, तो एक क्वार्टर का जो फर्स्ट क्वार्टर प्लस सेकंड क्वार्टर आ जाएगा, करेक्ट, और तब जाकर के ईयर बनेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल इसको मिटा दें, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक रेडिएशन वर्कर का हम देख लेते हैं, आपके पास डोज जो आता है वैसे ही आता है, इधर नाम लिखा है और यहाँ पे रहेगा आपका डोज, राइट। ये एक क्वार्टर है आपका जैन टू मार्च, करेक्ट। उसके बाद अप्रैल टू जून, करेक्ट। उसके बाद जुलाई टू सितंबर, करेक्ट, और उसके बाद आ जाएगा अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर, करेक्ट आएगा। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि हमें तो इंडिविजुअल डोज मिलता है, क्वार्टर का मिल रहा है, राइट। तो आपको क्या करना है, सपोज करो कि इधर डोज X1 आया, कोई हो सकता है, ये डोज जो होगा वो इधर आया X2, इधर आया X3, इधर आया Y1, इधर Y2, Y3, X4, Y4, करेक्ट। और ये ईयर का है, सपोज करो कि ये डेटा जो है ईयर 2022 का है, राइट। तो एंड ऑफ द ईयर जो रिकॉर्ड जो होगा
इट विल बी, यहाँ पे जो एंड फाइनल ईयर जो आएगा एक बनेगा, इधर लास्ट में कॉलम बनेगा, करेक्ट। ऐसे ही 2 कॉलम बनेंगे, ये बनेगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, और यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4, राइट। तो ये सारे को जोड़ करके ईयर वाला इनका तो आपको वैल्यू आएगा। ये जो होगा वो C का होगा और ये जो होगा वो W का। उधर जाओ ना तुम, जाने दे बोल रहा हूँ, दोनों का मतलब ये चारों क्वार्टर जो है, एक एक क्वार्टर के x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इधर सम करके लिख देंगे, राइट। और इधर रिस्ट का जो होगा वो यहाँ पे जोड़ के आ जाएगा, समझ गए, राइट। और जो क्युमुलेटिव डोज जो आता है, आपका डाउट क्लियर हो गया? एक डाउट और है सर। हाँ, बोलो बोलो, ऑन है ना? हाँ बोलो। जैसे कोई ज्वाइन करता है जुलाई से, तो क्या उसका भी जो टेक्सचर होगा वो पूरा हो जाएगा 12 मंथ होते ही, कि उसका भी फिर जाके नेक्स्ट 12 मंथ हुए से वहां से पूरा होगा? देखो, उसका ईयर जो होगा उसका ज्वाइनिंग से शुरू होगा, ज्वाइनिंग से शुरू होगा। ज्वाइनिंग से शुरू होगा ईयर, कि उसने इस समय पे ज्वाइन किया था, तो वहां से उसका जो होगा क्वार्टर जुड़ेगा, क्योंकि उसका डोज तो वहीं से शुरू हो रहा है। रिटायर भी होएगा तो वो जुलाई में ही होएगा लास्ट में जाकर के, जब भी जिस दिन भी रिटायर होगा, तो उसका ईयर और क्वार्टर तो वैसे ही शुरू होगा, ठीक, राइट। तो जो डोज जो लगेगा वैसे ही जाएगा, और जो आएगा जब भी जैसे मान लो कि ज्योति ने जुलाई सितंबर वाले बैच में ज्वाइन किया, तो इसका डोज इधर का डोज जो आएगा जब रिफ्लेक्ट होगा 0 आएगा। कहाँ पे आएगा? यदि मान लो कि ये ईयर के एंड में जो आएगा वैल्यू, जैसे मान लो कि फर्स्ट क्वार्टर में जब आएगा तो सिर्फ जनवरी मार्च का होगा, और ये सारे कॉलम ब्लैंक होंगे, 0 होंगे। दूसरे बार में जब जुलाई सितंबर आएगा तो जनवरी मार्च में एंट्री होगी, प्लस आपके पास अप्रैल जून की भी एंट्री होगी। बाकी ये सारी चीज 0 होगी, लेकिन सम जो आएगा इधर टोटल यहाँ पे वो x1 प्लस x2 होकर के आएगा। अब समझ इधर है ना, तो देखना डाटा इधर ढूंढना, इसका एक सेट तो है ही पड़ा हुआ, देखो दिखा, राइट। स्टार्ट। अभी देखो यहाँ पर जो दिख रहा है आपका जनवरी टू मार्च दिख रहा है, राइट। और ये जो है अप्रैल टू जून दिख रहा है, करेक्ट। जुलाई सितंबर दिखा, अक्टूबर दिसंबर दिखा, और यहाँ इसके बाद टोटल दिख रहा है, करेक्ट। अब ये डेटा जो है देखो जनवरी मार्च का है, तो बाकी जो है ब्लैंक है, ये तीनों फील्ड जो है ब्लैंक है। अप्रैल टू जून भी ब्लैंक है, जुलाई टू सितंबर भी ब्लैंक है, और अक्टूबर से दिसंबर भी ब्लैंक है। और ये टोटल जो जोड़ करके, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 जो x4 जो बोला था, तो वहां पे बाकी x2 प्लस x3 प्लस x4, x2 x3 x4 जो है वो 0 है बेसिकली, तो इसलिए जो वैल्यू जो आएगा वो x1 का ही आएगा, तो जोड़ करके लिखा हुआ है, करेक्ट। और राइट, ये टोटल आ गया ये, करेक्ट, फाइन। उसी तरह से दूसरा जो दिया है यहाँ पे रिस्ट डोज के बाद वो स्किन डोज एक दिया हुआ है कॉलम, करेक्ट। स्किन डोज का कॉलम दिया हुआ, वहां पे सर्विस पीरियड है और टोटल दिया हुआ है यहाँ पर भी, करेक्ट, राइट। ये कॉलम है आपके पास डोज रिकॉर्ड का, जो इंडिविजुअल जो मॉनिटरिंग का जो डोज रिकॉर्ड आता है वैसे ही आता है, करेक्ट। जब क्यूमुलेटिव जो आएगा वो अलग आएगा। जब क्यूमुलेटिव डोज आएगा जिस समय पे, ये जब एंड होएगा ना एक क्वार्टर पूरा, समझ गए, जब क्वार्टर एंड हो जाएगा तब आपके पास क्यूमुलेटिव वाला आता है डोज। जब भी आपके पास क्यूमुलेटिव डोज आएगा तो उस समय पे जो होगा वो स्टाफ का होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे सपोज करो कि ज्योति का था, राइट, और इसने जिस ईयर में ज्वाइन करा होगा अभी तक का उसका टोटल डोज आ जाएगा पीछे से जोड़ करके। क्यूमुलेटिव आएगा तो पीछे से जोड़ करके, जैसे मान लो कि उसने 5 साल काम किया है, राइट, 5 साल से वो काम कर रही है, ईयर 1 में जब से वो काम कर रही है तब से उसका डोज आ जाएगा, इंडिविजुअल हो जाएगा उसका, राइट, और सब जोड़ करके एक जो होगा क्यूमुलेटिव होगा।
प्रीवियस पूरा, हाँ, अभी तक उसको कितना डोज मिला, चाहे किसी डिपार्टमेंट कहीं काम किया हो। कहीं भी काम किया हो। अब दूसरा तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? एक सर जैसे जैन टू मार्च में किसी और इंस्टीट्यूट में काम किया, वहाँ पे कुछ डोज का रिकॉर्ड आया, फिर उसके बाद अप्रैल टू जून में कोई और इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, नया TLD इशू हुआ, तो उसमें रिकॉर्ड हुआ, तो वो जैन टू मार्च वाला लेता है या नहीं लेता? जब नहीं लेगा। देखो जब भी आप एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जब जाते हो तो सिस्टम ही ऐसा डेवलप किया गया है कि आपका एक TLD फॉर्म भरना होता है। जैसे आपने TLD फॉर्म भरा, उसमें हम क्या पूछते हैं? TLD फॉर्म में हम आपसे यही क्वेश्चन तो पूछते हैं कि भाई आप बताइए हमें कि प्रीवियस किसी इंस्टीट्यूशन में आपने काम किया है या नहीं किया है। यदि आपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन में काम किया तो वहाँ का TLD नंबर क्या था, पर्सनल नंबर क्या था आपका, वही जो TLD नंबर जो होगा वो आपका पर्सनल नंबर होगा, प्लस आपका इंस्टीट्यूशन नंबर क्या था, किस इंस्टीट्यूट में ये काम कर रहे हो। तो वहां से वो क्या करता है, वो पूरा का पूरा डेटा जो है फिच कर लेता है कि अभी तक आपको कितना लगा था, राइट। और आज जिस इंस्टीट्यूशन में आपने एंट्री करी, जैसे मान लो कि आप जुलाई टू सितंबर में एंट्री करें, तो इसमें तो जुलाई टू सितंबर वाला ही आएगा, यहाँ पीछे से नहीं आएगा। लेकिन जो क्यूमुलेटिव जो आएगा, राइट, वहां पे पीछे से जोड़ करके आ जाएगा आपका डोज। करेक्ट? डिड यू गेट इट? ईयर के एंड में भी वो दिखाएगा पूरा, या फिर उसी इंस्टीट्यूट का दिखाएगा? नहीं, ईयर के एंड में देखो, ईयर के एंड में नहीं दिखाएगा। ईयर का एंड जो होगा, अब जैसे मान लो कि आपने जुलाई सितंबर में इधर आ गए, राइट, तो इस पूरे ईयर का एंड जो होगा, एक जनवरी मार्च में दूसरी जगह आपने काम किया, राइट, तो उसका डेटा उसको फेच करना पड़ेगा, लेके आना पड़ेगा, तब जाके ईयर का एंड होगा ना। X1 प्लस X2 प्लस X3 जाएगा। इस इंस्टीट्यूशन में आपका अलग होगा, क्योंकि इसमें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऐड किया था आपने। जब भी लेकिन साल का एंड करेंगे तो वो वैल्यू उसको लेकर के लेके आना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जैसे आप इंटर कर रहे हो इंस्टीट्यूशन में, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उसका क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है ना कि उसको 5 साल का ईयर ब्लॉक तो बनाना ही पड़ेगा। अदरवाइज जो हमने बोला कि 20 मिलीसीवर्ट एवरेज ओवर 5 ईयर, तो एवरेज ओवर 5 ईयर कैसे बनेगा? आप एक रेडिएशन वर्कर बने, करेक्ट, जब से आप रेडिएशन वर्कर बने हो उस समय से आपका रेडिएशन का डोज रिकॉर्ड जो है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि इंडिविजुअल मॉनिटरिंग में हमने यही बात बताई कि ऑल वर्कर, जो भी वर्कर है जो रेडिएशन फील्ड में काम कर रहा है, तो उसको कितना एक्सपोजर लग रहा है, उस एक्सपोजर रेडिएशन एक्सपोजर से उसको जो भी डोज लग रहा है उसकी मॉनिटरिंग, उसका मेजरमेंट करना है रूटीनली, राइट, और उसके रिकॉर्ड को भी रखना है। कई बार ऐसा होता है जब हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है कि रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस करना पड़ता है कि उसको कितना डोज लगा होगा, राइट। तो उसके लिए वो क्या करना है, हमें क्युमुलेटिव डोज चाहिए, करेक्ट, समझ गए। अब दूसरा कंडीशन क्या है आपके लिए? दूसरा कंडीशन है कि 20 मिलीसीवर्ट है, एवरेज ओवर 5 ईयर है, करेक्ट, एवरेज ओवर 5 ईयर ब्लॉक। ये ब्लॉक है आपके पास, तो आपका एंट्री पॉइंट रेडिएशन फील्ड में ये है, ईयर है। ईयर ऑफ एंट्री इन रेडिएशन फील्ड, करेक्ट, और यहां से आपका डोज मॉनिटरिंग शुरू हुआ। तो आपका ब्लॉक, फर्स्ट ब्लॉक, मतलब सपोज करो कि लेट से 96 में कोई इंटर करा, तो उसका यहां से काउंटिंग शुरू होगा ना। तो 1997, 1998, 1999 और 2000, ये उसका 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 साल का ब्लॉक बनेगा ना। इस 5 साल में उसको एवरेज जो डोज जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 20 मिलीसीवर्ट आना चाहिए, करेक्ट। और एडजस्टमेंट भी जो करना है इधर ही करना है, यहां से शुरू हो गया आपका ब्लॉक का एंट्री, राइट। तो हमें देखना पड़ेगा ना, और इसीलिए जब एडजस्टमेंट मुझे इतना करना है तो उसके लाइफ टाइम रिकॉर्ड को, क्युमुलेटिव को मुझे ट्रैक रखना पड़ेगा कि अभी तक 1996 में उसको कितना डोज लगा,
1997 में 1996 प्लस 1997 का कितना हो गया, फिर इसका कितना हो गया, तो आपको आइडिया लगेगा ना कि इसी रफ्तार से यदि वो चलता रहा, करेक्ट, तो उसको कितना डोज मिलेगा ऑन एन एवरेज। तो उसको रेडिएशन फील्ड से अभी हटाना है या उसका वर्क प्लेस चेंज करना है, क्या चेंज करना है, दैट डिसीजन कैन बी टेकन, करेक्ट। दिस इज द लॉजिकल वे ऑफ डूइंग, ओके, ठीक है जी, राइट। कि इंडिविजुअल मेजरमेंट जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल वर्कर जो है जो भी रेडिएशन डोज रिसीव कर रहा है, राइट, उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उसके रिकॉर्ड को रख रहे हैं। अब मॉनिटर करना मतलब मेजर करना है डोज। तो जब डोज जो भी मेजर करेंगे उसके पर्टिकुलर एक असेसमेंट मेथड उसमें होगी, राइट। तो डोज असेसमेंट का मेथड जो है, जो भी कोई भी आप मेथड ले लो, उसके भी एक अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी उसका भी कुछ इनपुट चाहिए। एनी असेसमेंट मेथड जो कुछ भी होगा, डोज असेसमेंट मेथड, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, इनपुट होगा। असेसमेंट मेथड जो होगा उसके तो कुछ ना कुछ इनपुट्स होंगे ना, राइट, राइट। मतलब आप कोई भी एक मेथड है आपका, ऐसे समझ लो कि ये मेथड है, डोज असेसमेंट मेथड, राइट। इसमें आप कुछ न कुछ इनपुट दोगे तो ये जाकर के आउटपुट देगा ना, करेक्ट। आउटपुट जो होगा वो डोज होगा, करेक्ट। लेकिन कुछ इनपुट दोगे तो वो प्रोसीजर फिर फॉलो करोगे, तब जाकर के उसको डोज में कन्वर्ट करेगा ना, राइट। तो ये रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें चाहिए, उसको इनपुट क्या क्या चाहिए। सो इनपुट जो चाहिए वो क्या है, पहला आइडेंटिफिकेशन है, इंपॉर्टेंट है, किस चीज का, कि रेडिएशन सोर्स का, कि जो इंडिविजुअल पर्सन जो है वो कौन कौन सा रेडिएशन सोर्स हैंडल करता है, इसको आइडेंटिफाई करना। पहला क्या चाहिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेडिएशन सोर्सेज, दैट्स व्हाट ही और शी इज हैंडलिंग, करेक्ट। तो एक इनपुट रेडिएशन सोर्स है आपका, और दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट है कि पोटेंशियली एक्सपोज्ड वर्कर्स, मतलब जो भी फैसिलिटी में आप काम कर रहे हो, करेक्ट, वो जो भी जहां पर भी वो काम कर रहा है, राइट, करेक्ट। तो उस वर्कर जो है, यदि उस फील्ड में जो भी फैसिलिटी, सपोज करो कि हमारे यहाँ का सिनेरियोज लेवल, हो सकता है कि वो आदमी रेडियो फार्मेसी में काम करता हो, वो आदमी जनरल में काम करता हो। बहुत सारे लोग जो हैं जिनकी जनरल में ही पोस्टिंग है, आप आए 2 साल से जनरल में ही देख रहे हो, कुछ लोगों को आप पेट सिटी में देख रहे हो, कुछ लोग जो है कंटिन्यूअस रेडियो फार्मेसी में काम कर रहे हैं, करेक्ट। तो हमें क्या चाहिए, ये पोटेंशियली एक्सपोज्ड वर्कर्स चाहिए। पोटेंशियली एक्सपोज्ड वर्कर का मतलब क्या हुआ, कि जहां पर भी रेडिएशन सोर्स हैंडल हो रहा है वो वहां पे मतलब कितने डोज से वो एक्सपोज्ड हो सकते हैं, समझ गए, कितना डोज उनको लग सकता है, या यहाँ पे काम करेंगे, इस एरिया में काम करेंगे तो डोज लगेगा, और यहाँ काम करेंगे तो डोज नहीं लगेगा। वो एरिया जो है पोटेंशियली एक्सपोज्ड वर्कर का, कि मतलब वो वर्कर, एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि जो भी वर्कर जो है वो इस फील्ड में काम करेगा तो उसको कितना एक्सपोजर लगने की संभावना है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप डायरेक्टली हैंडल कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसे भी हैं डिपार्टमेंट में जो काम करेंगे कि जो रेडिएशन को बहुत कम टाइम के लिए हैंडल करते हैं, या आप ऐसे समझ लो कि एक वहां पे एक वर्कर है जिसको कभी कभी जो सील्डेड सिरिंज होल्डर्स में उसको दवाई जो है एक प्लेस से दूसरी जगह लेके जानी होती है, राइट। तो उसका एक्सपोजर कितना लग सकता है, राइट, करेक्ट। दूसरा जो इंजेक्शन दे रहा है उसको कितना लग सकता है,
मैं करेक्ट, उसको तो डिफरेंट लगेगा। जो कैरी कर रहा है लेडेड डस्टबिन में, सॉरी लेडेड बिन्स में, या सिरिंज होल्डर हो या सील्डेड कंटेनर हो, उसमें जो हैंडल कर रहा है उसको कम लगेगा, करेक्ट। और दूसरा मान लो यहाँ पे जो सेक्रेटेरियल स्टाफ है, सेक्रेटेरियल स्टाफ में जैसे मैडम काम करती हैं, बानो है, ये लोग काम करते हैं। तो ये लोग जो भी काम करते हैं सेक्रेटेरियल स्टाफ में, ये तो रेडिएशन को हैंडल नहीं कर रहे, सो दे आर नॉट पोटेंशियली एक्सपोज्ड वर्कर्स। Vanu and Vijaya ma'am is not a potentially exposed worker, even Jagdish. बट बाकी लोग जो लोग रेडिएशन हैंडल कर रहे हैं वो पोटेंशियली एक्सपोज्ड वर्कर हैं। और ये पोटेंशियली एक्सपोज्ड वर्कर जो होगा, कौन होगा, उसका पता कहाँ से चलेगा? उसका पता चलने का एक ही तरीका है कि वर्क प्लेस की मॉनिटरिंग करी जाए। जहां पे नहीं, मतलब पूरे, सपोज करो कि इस डिपार्टमेंट में रेडिएशन हैंडल होता है, अब हर पॉइंट पे अलग अलग जगह जो है वहां पे रेडिएशन का अमाउंट जो हैंडल होता है वो डिफरेंट है। रेडियो फार्मेसी में डिफरेंट है, पेट में जहां पे सिरिंज आप पे कर रहे हो, जहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्पेंस कर रहे हो, वो एरिया अलग है। जहां पे पेशेंट की स्कैनिंग हो रही है वहां पे रेडिएशन का लेवल अलग है, जनरल में अलग अलग है, राइट। तो ये चीज मैग्नीट्यूड ऑफ एनी लाइकली डोज, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी लाइकली डोज जो होता है वो क्या होता है? वर्क प्लेस मॉनिटरिंग के अंदर आता है। और यही वर्क प्लेस मॉनिटरिंग जो है विच इज गोइंग टू गिव द फीडबैक रिगार्डिंग द पोटेंशियली एक्सपोज्ड वर्कर्स, कि कौन कौन से वर्कर्स जो हैं वो उनको एक्सपोजर लग सकता है। समझ गए? क्लियर? राइट। अब यदि वर्क प्लेस मॉनिटरिंग से ये सारी चीजें होने वाली हैं तो हमें वर्क प्लेस को डेजिग्नेट भी करना पड़ेगा, करेक्ट। वर्क प्लेस का डेजिग्नेट करोगे तो उसमें एक एरिया आता है कंट्रोल्ड एरिया, करेक्ट। तो कंट्रोल्ड एरिया जो है तो किस एरिया को बोलते हैं? कंट्रोल्ड एरिया बोलते हैं कि जो जहां पे जिस एरिया में स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर्स और सेफ्टी प्रोविजंस आर और कुड बी रिक्वायर्ड। क्या कहें? स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर्स आपको लेना है, ऐसा एरिया जहां पे हमें प्रोटेक्टिव मेजर लेने की जरूरत है या लिया जाता है या लिया जा सकता है। तीनों बात लिखा है, स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव मेजर्स और सेफ्टी प्रोविजंस, राइट। सेफ्टी प्रोविजंस मीन्स रेडिएशन सेफ्टी का प्रोविजंस होना है जहां पे आर और कुड बी रिक्वायर्ड। क्यों? फॉर, किस लिए जरूरी है? जरूरी इसलिए है कि फॉर कंट्रोलिंग द नॉर्मल एक्सपोजर और प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन। वो एरिया जहां पे हमें क्या जरूरत है? स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर्स या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं कि नॉर्मल एक्सपोजर जो है उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या हम उसको स्प्रेड ऑफ कंटामिनेशन को जो स्प्रेड हो सकता है कंटामिनेशन उसको प्रिवेंट करना चाह रहे हैं। इसलिए मुझे सेफ्टी प्रोविजंस भी चाहिए और इसलिए मुझे प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लेना है। एंड दूसरा क्या है? प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर। ये भी चीज मैं लिमिट करना चाहता हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ कि प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर, मतलब मैं वो लिमिट कर देना चाहता हूं कि उस एरिया में इससे ज्यादा एक्सपोजर नहीं लगना चाहिए, करेक्ट। व्हाट वी आर प्रिवेंटिंग, जहां पे प्रिवेंशन की जरूरत है या हमें लिमिट करने की, कि एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर, इसका जो भी इतने जो एक्सपोजर लगने की संभावना है वो हम लिमिट कर देना चाहते हैं कि भाई इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए, राइट। मतलब आप दूसरे में देखो तो यदि ये हम कंट्रोल नहीं लगा रहे हैं कि प्रिवेंट करने के लिए, लिमिट करने के लिए, राइट, तो वहां पे एक्सीड करने की संभावना है।
सो आई हैव टू टेक एक प्रिकॉशन इन दिस एरिया कि वहां पे कितना देर कोई रहेगा, कैसे कैसे काम करेगा, किसके बाद वो प्लेस छोड़ देगा, राइट। ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी, करेक्ट। तो ऐसा एरिया कोई भी हो जहां पे हमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन मेजर लेने की जरूरत हो, स्पेसिफिक प्रोविजंस दें, सेफ्टी प्रोविजंस प्रोवाइड करना हो, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि नॉर्मल एक्सपोजर को कंट्रोल करना चाहते हैं और कंटामिनेशन जो स्प्रेड हो सकता है उसको भी प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, करेक्ट, राइट। और दूसरा क्या, प्रिवेंटिंग और लिमिटिंग द एक्सटेंट ऑफ पोटेंशियल एक्सपोजर। जो पोटेंशियल एक्सपोजर जो लग सकता है, लगने की संभावना है, उसको भी हम लिमिट कर देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इससे ज्यादा न लगे, या तो लगे ही नहीं प्रिवेंट, और यदि लगे भी तो इससे ज्यादा न लगे, करेक्ट। यदि ऐसा कोई भी एरिया है, उस एरिया को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल एरिया बोलेंगे, ठीक है।